Hello everyone, myself Jyoti Agnihotri. I have done my graduation in Life Sciences from Kalindi College, University of Delhi. Then I have completed my masters in biotechnology from University of Jammu. My passion is teaching and I have 1 year of teaching experience. For me, the teaching is not just like simply reading a paragraph. I even a complex concept in a simplified manner by showing presentation, by adding tricks, by showing animation and video related to that topic so that the student can easily understand. And second thing, I always try to make the session interactive. I encourage my students so that they can actively participate in the session and ask their doubt without any hesitation. This Unacademy internship program is such a great opportunity for me where I can show my teaching skills and share my knowledge with students. देन मैंने इस क्लास 12 सीबीएसई बायोलॉजी बुक्स को आर्ट्स में डिवाइड करा है इनके चैप्टर्स को एंड दिस इन दिस क्लास 12 बायोलॉजी बुक देयर इज टोटल 13 चैप्टर्स पहले बट अभी रिसेंटली कुछ 3 चैप्टर्स को हटा दिया गया है लाइक चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 16 स्टिल मैं ये चैप्टर नंबर 1 पढ़ाना चाहूंगी क्योंकि ये एक बेसिक है फॉर द नेक्स्ट 2 चैप्टर सो आवर चैप्टर नंबर 1 इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. This is very basic and very simple chapter. It includes asexual reproduction, sexual reproduction, pre-fertilization event, post-fertilization event. So मैंने इसको 3 hours दिए हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है. इसमें भी बहुत सारे न्यू टर्म्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो न्यू है बच्चों के लिए लाइक डबल फर्टिलाइजेशन, प्री एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड इवेंट, एपोमिक्सिस, एम्ब्रियो, पॉलीएम्ब्रियोनी. इसलिए मैंने इसको 5 hours दिए हैं. देन चैप्टर नंबर 3 इसमें जो हमारे टॉपिक्स हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन एंड पार्चुरेशन, लैक्टेशन. सो इट विल टेक अराउंड 4 hours. देन नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 4 विच इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ये एक इजी चैप्टर है इसलिए इसको मैंने 2 hours दिए हैं. Then number 5 is whole unit like genetics and evolution जिसमें 3 चैप्टर आते हैं. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कम्प्लीटली न्यू है बच्चों के लिए. तो जो चैप्टर नंबर 5 है विच इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें बहुत सारे लॉज आते हैं मेंडल के एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, जेनेटिक डिसऑर्डर्स आते हैं, म्यूटेशन है. तो ये सारा का सारा बिल्कुल बच्चों को थोड़ा टाइम चाहिए समझने के लिए. ओके, तो मैंने इसको 5 hours दिए हैं. एंड ये पूरी जो ये चैप्टर है ये आगे जाके एक पूरा सब्जेक्ट बनता है जेनेटिक्स. तो अगर बच्चों का बेस इसमें नहीं होगा अच्छा स्ट्रॉन्ग तो उन्हें आगे जाके इस चीज को समझने में डिफिकल्टी आएगी. इसलिए मैं इसको थोड़ा स्लोली पढ़ाना चाहती हूँ इस पूरी यूनिट को ही बेसिकली. इसलिए और जो इसमें चैप्टर 6 है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, अगेन ये एक नई यूनिट है. इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीटली न्यू हैं जैसे रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर एंड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. सो ये और ये भी आगे जाके एक नया सब्जेक्ट बनता है मॉलिक्यूलर बायो. तो मैं इसलिए इसको 6 hours में पढ़ाना चाहूंगी थोड़ा स्लोली ताकि बच्चे इसको आराम से समझे और उनका एक स्ट्रॉन्ग बेस बन सके. देन चैप्टर नंबर 7 जो है एवोल्यूशन. इस इसमें भी काफी सारी चीजें. So it will take around 4 hours. Then chapter number 8 human health and disease, it is quite easy. इसमें बस एक जो नई चीज है वो इम्यूनिटी है क्योंकि ये इम्यूनोलॉजी का कुछ पोर्शन इसमें ऐड है. देन एड्स, कैंसर. सो इट विल टेक अराउंड 3 hours. देन चैप्टर नंबर 10 ये 3 hours में कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा ऐसे
कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है, सिंपल है सारा, तो इट विल कवर्ड इन 3 hours। देन बायोटेक्नोलॉजी, ये पूरी यूनिट ही न्यू है और ये तो आगे जाके एक पूरा कोर्स बन जाता है बायोटेक्नोलॉजी, तो मैं इसको थोड़ा आराम से करवाना चाहूंगी। एंड दिस बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, एंड इसमें और क्या चीजें आती हैं, लाइक वेक्टर्स आते हैं और हमारे एंजाइम्स आते हैं, एंड कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो सब चीजें आती हैं। तो इट विल टेक अराउंड 4 hours। देन बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, इट विल टेक 3 hours। देन चैप्टर नंबर 13, इन 13 एंड 14 चैप्टर से कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, बट आई विल ट्राई टू कवर दोज टॉपिक एज वेल, क्योंकि हो सकता है वो टॉपिक अभी नहीं बट आगे जाके बच्चों के यूज में आए, फिर मैं नहीं चाहती कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे किसी भी टॉपिक में लैग करें, तो मैं वो टॉपिक भी कवर कर। ओके, तो जो चैप्टर नंबर 13 है, इसके अंदर हमारा पॉपुलेशन इंटरेक्शंस आते हैं, जैसे म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म एंड predation, parasitism, and population attributes like growth rate and बर्थ रेट, ग्रोथ रेट एंड डेथ रेट, ये सारी चीजें आती हैं, तो इसको मैं 4 hours में कवर करवाऊंगी। देन चैप्टर नंबर 14, इकोसिस्टम, इट विल टेक अराउंड 3 hours। देन चैप्टर नंबर 15, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इट विल टेक 3 hours। Next, my demo topic is spermatogenesis. So, what is genesis? Genesis means formation. If I talk about gametogenesis, so gameto means gamete and genesis means formation. तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब गैमेट्स बनाता कौन है हमारा? तो गैमेट्स बनाते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, जैसे कि मेल के अंदर होता है टेस्टिस एंड फीमेल के अंदर होती है ओवरी। ओके, देन जो हमारा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन एंड स्पर्मेटो मीन्स स्पर्म। तो स्पर्म की फॉर्मेशन। अब स्पर्म की फॉर्मेशन कर कौन रहा है? वो होते हैं हमारे स्पर्मेटोगोनिया, जो कि क्या है? इमेच्योर जर्म सेल्स। एंड स्पर्मेटोगोनिया को हम स्पर्म मदर सेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसी से क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है हमारे स्पर्म्स का, ठीक है। और स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होता है? प्यूबर्टी की एज पे, और ये कंटिन्यू रहता है टिल डेथ। अब साइड की स्पर्मेटोजेनेसिस होता कहाँ है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? टेस्टिस में। देखो क्या होता है, जैसे हमारे टेस्टिस में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, अराउंड 250, जिसे हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ओके, ये जो हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है उसमें 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, और ये आप यहाँ पर इसका डायग्राम भी देख सकते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो वॉल होती है अंदर से, वो दो टाइप के सेल से मेनली लाइंड होती है। पहला हमारा क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, एंड सेकंड सेल्स हमारे होते हैं सर्टोरी सेल्स, जिसे हम नर्व सेल्स भी बोलते हैं, और ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं किसको? हमारे स्पर्म्स को। देन स्पर्मेटोजेनेसिस जो है, इसमें मेनली 2 स्टेप्स होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप होता है हमारा स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्या होता है? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। सेकंड स्टेप होता है हमारा स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो देखो दोनों में क्या आ रहा है? जेनेसिस आ रहा है। इट मीन्स कि कुछ ना कुछ क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि जेनेसिस का मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है? फॉर्मेशन। तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में क्या होता है? जो हमारे स्पर्मेटोगोनिया मतलब स्पर्म मदर सेल्स होते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्पर्मेटिड्स में। किस में डिफरेंशिएट हो जाते हैं? स्पर्मेटिड्स के अंदर। ठीक है, ये हम बाद में इससे डायग्राम से भी समझेंगे, पर अभी आप ऐसे समझिए इसे कि स्पर्मेटोगोनिया जो स्पर्म मदर सेल्स है वो किसमें कन्वर्ट होते हैं? स्पर्मेटिड में। देन हमारा सेकंड जो स्टेप आता है वो स्पर्मियोजेनेसिस होता है। यहाँ पर जो स्पर्मेटिड्स, यहाँ पर आपको स्पर्मेटिड्स दिख रहे हैं, ये स्पर्मेटिड्स जो है ये कैसे सेल्स है? सर्कुलर राउंड सेल्स है। ये किसमें आगे जाके डिफरेंशिएट हो जाते हैं? फुल्ली मैच्योर मोटाइल स्पर्म्स में। ओके, और स्पर्म्स को हम स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है?
स्पर्मियोजेनेसिस बोला जाता है। ठीक है, अब हमारा जो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस है, इसमें हमारी 3 फेज आते हैं। मतलब जो स्पर्मेटोगोनिया है वो मल्टीप्लिकेशन करेगा, देन वो ग्रोथ फेज में जाएगा, देन वो मैच्योरेशन फेज में जाकर क्या बना लेगा, फाइनली स्पर्मेटिड्स। ओके, चलो अब हम इसको इसे समझते हैं यहाँ पर इस डायग्राम से। देखो, सबसे पहले क्या है हमारा स्पर्मेटोगोनिया। अब हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं एक्सेप्ट जर्म सेल्स, वो सारी क्या होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। मतलब जितनी भी सोमेटिक सेल्स हैं वो क्या है, डिप्लॉयड। तो स्पर्मेटोगोनियम कोई जर्म सेल्स तो नहीं है। जर्म सेल्स मतलब यहाँ पर जर्म सेल्स का मतलब होगी स्पर्म। तो वो तो क्या है, स्पर्म मदर सेल है, मतलब एक तरीके की सोमेटिक सेल है, तो वो क्या होगी, डिप्लॉयड होगी। ओके, तो ये क्या करते हैं स्पर्मेटोगोनियम, ये मल्टीप्लिकेशन फेज में एंटर करते हैं और ये क्या करते हैं, अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं, सेल नंबर इंक्रीज करते हैं बाय माइटोटिक डिवीजन। किसके थ्रू, माइटोटिकली। ठीक है, अब देखो दो टाइप की डिवीजन होती है, एक होता है इक्वेशनल, एक होता है रिडक्शनल। इक्वेशनल डिवीजन में प्लॉइडी लेवल, प्लॉइडी मतलब डिप्लॉयड या हैप्लॉयड, तो प्लॉइडी में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन में। बट रिडक्शनल डिवीजन में प्लॉइडी में चेंज होता है। तो जो हमारा स्पर्मेटोगोनियम है वो माइटोटिकली डिवाइड करता है। ठीक है, और इनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनियम किसमें डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में चेंज हो जाते हैं। कौन सी फेज में, ग्रोथ फेज में। ठीक है, अब मैंने जैसे बताया क्योंकि माइटोटिक डिवीजन में हमारा जो प्लॉइडी है उसमें चेंज नहीं आया, तो देखो जो हमारे स्पर्मेटोगोनियम थे वो भी डिप्लॉयड है और जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो भी डिप्लॉयड है। ठीक है, और देखो क्योंकि डिप्लॉयड मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हुए, 46। तो स्पर्मेटोगोनियम में भी कितने क्रोमोसोम्स थे, 46, और यहाँ पर भी कितने हैं, 46। देन ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये हमारा क्या करता है, किसमें जाता है, मियोसिस 1। अब मियोसिस जो होती है वो रिडक्शनल डिवीजन होती है। वहां पर क्या होता है, जो हमारा डिप्लॉयडी लेवल है उसमें चेंज आता है। मतलब जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस के थ्रू क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमारा क्या था, डिप्लॉयड, पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या हो गया, हैप्लॉयड, क्योंकि यहाँ पर मियोसिस हुई। मियोसिस की वजह से क्या हुआ, मियोसिस 1 हुई, जिसकी वजह से हमारे क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। हाँ, पहले 46 थे, अब कितने हो गए, 23। देन ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है, ये मियोसिस 2 करता है। मियोसिस 2 जो है वो सिमिलर होता है माइटोसिस से, इसमें सेल नंबर इंक्रीज होते हैं बट हमारा जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहते हैं। मतलब प्लॉइडी जो होगी वो सेम रहेगी। जैसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थे वो भी क्या थे, एन, और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस के थ्रू स्पर्मेटिड्स बने वो भी क्या रहेंगे, एन रहेंगे। ठीक है, तो इतने फेज को कहाँ से, स्पर्मेटोगोनियम से लेकर स्पर्मेटिड्स तक का जो फेज है इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, जिसमें 3 फेज आते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। देन स्पर्मेटिड जो कि क्या है, सर्कुलर सेल है, इससे क्या बन रहा है, हमारा फुल्ली मैच्योर मोटाइल स्पर्म बन रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब कि ये जो स्पर्मेटिड्स है ये किसमें डिफ्रेंशिएट हो गए हैं, स्पर्मेटो जोआ में या स्पर्म में। ठीक है, पर यहाँ पर देखो कोई डिवीजन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, बस कुछ चेंजेस आ रहे हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं। तो जो हमारा प्लॉइडी है वो सेम रहेगा। जैसे स्पर्मेटिड्स हमारे एन थे तो स्पर्मेटोजोआ या जो स्पर्म है वो भी क्या रहेंगे, एन। मतलब कि क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, 23 स्पर्मेटिड्स में होते हैं तो 23 ही स्पर्म में होते हैं। ओके, अब वो क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं जिससे हमारा जो स्पर्मेटिड है वो किसमें डिफरेंशिएट हो रहा है, स्पर्म में। तो क्या क्या चेंजेस होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनका एक स्पेसिफिक पोजीशन पर मूवमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, जो कि हमारा स्पर्मेटिड में ऐसा नहीं होता, वो अपने ओरिजिनल प्लेस पर ही प्रेजेंट होते हैं। पर स्पर्म में क्या होता है, वो अपने एक स्पेसिफिक पोजीशन पर चले जाते हैं। जैसे कि एक्रोसोम जो गोल्गी डिराइव्ड होता है वो हमारा न्यूक्लियस के ऊपर आ जाता है, एंड
जो माइटोकॉन्ड्रिया जो कि स्पाइरली अरेंज हो जाता है हमारा मिडल रीजन में। ओके। और क्या होता है, जो स्पर्मेटेड होता है उसमें एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म आ जाता है, ठीक है। तो वो साइटोप्लाज्म इसमें क्या हो जाता है, जब वो डिफ्रेंशिएट हो रहा होता है स्पर्मेटेड स्पर्म में, तो वो एक्स्ट्रा जो साइटोप्लाज्म है वो लॉस्ट हो जाता है। अब हमारी एक टर्म आती है स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन क्या होता है, देखो जो हमारे जो हमारे स्पर्म्स होते हैं उन्हें न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। ओके। तो वो न्यूट्रिएंट कौन प्रोवाइड करता है, सर्टोली सेल्स। वो क्या करते हैं, स्पर्म अपने हेड को एम्बेडेड कर लेते हैं सर्टोली सेल्स में, और वहां से उनको न्यूट्रिशन मिलता रहता है। पर जब उन्हें न्यूट्रिशन मिल गया तो वहां पे उनका काम तो खत्म हो गया। तो सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, स्पर्मेटोजोआ को या स्पर्म को रिलीज कर देती है। कहाँ पर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन बोलते हैं। ठीक है। The process by which mature spermatozoa are released from the Sertoli cells into the lumen of seminiferous tubule. Okay? तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, स्पर्मिएशन बोला जाता है। नाउ एक क्वेश्चन और ये आता है कि जो हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उससे कितने स्पर्म्स बने। तो देखो क्या होता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमारे कितने स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं, 4। ओके। और इसी से आगे यही स्पर्मेटिड्स आगे क्या बना रहे हैं, स्पर्म बना रहे हैं। तो एक स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं, 4। ओके। सो दिस इज माय टॉपिक। थैंक यू।